हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का बिजनेस स्टडी, चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। सो लेट्स स्टार्ट। अब इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में है ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग ख़त्म कर लिया था। हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस हैं, जिसमें से पहला था प्लानिंग, सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द वर्क टू बी डन, grouping similar tasks together, defining responsibility and authority, establishing clear responsible। ऑर्गेनाइजिंग मतलब जो आपने जो प्लानिंग करी है उसके अकॉर्डिंग अब आप वर्क को आइडेंटिफाई करोगे, कौन कौन सा काम मुझे करना है उस प्लानिंग को जो करिए, उस प्लानिंग में जो गोल मैंने सेट किया उसको अचीव करने के लिए। फिर आप उसके बाद क्या करोगे, सिमिलर टास्क को ग्रुप करोगे, कौन कौन सा सिमिलर काम है उसको एक डिपार्टमेंट में डालोगे, ठीक है। फिर उसके बाद किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको क्या अथॉरिटी देनी है, आप वो डिफाइन करोगे। फिर एक क्लियर रिस्पॉन्सिबल इस्टेब्लिश करोगे, किसको रिस्पॉन्सिबल होना है, उसको किस पर्सन को जवाब देना है। ये सारी चीज़ किसका पार्ट आता है? ऑर्गेनाइजिंग का होता है। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग ये है कि आप एक काम डिसाइड करो, काम कैसे करना है, उस काम को करने के लिए सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करो, चाहे वो काम को डिवाइड करना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी हो, या फिर आपको अलग अलग अथॉरिटी में काम डिवाइड करना हो कि कौन क्या काम करेगा, किसको किसको जवाब देना है, कौन अकाउंटेबल होगा किसके सामने। तो ये सारी चीज़ें क्या आती है? ऑर्गेनाइजिंग होती है। ऑर्गेनाइजिंग में आप ये चारों पॉइंट डेफिनेशन लिखेंगे। इसका पर्पस क्या होता है? टू अनेबल पीपल टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली एंड अचीव ऑब्जेक्टिव। मीन्स इसका पर्पस ये है कि लोग इफेक्टिवली काम करें, साथ में काम करें, और जो भी प्लान किया है आपने, ठीक है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के फर्स्ट स्टेप में जो प्लानिंग करी है वो आप अचीव कर पाओ। ओके, आई होप आपको ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन क्लियर होगी। नाउ नेक्स्ट आता है आपके पास, अब आता है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग को करने के लिए एक प्रोसेस होता है, ठीक है, कुछ स्टेप इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में। सबसे पहला स्टेप आता है आपके पास आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, पहले आप आइडेंटिफाई करो कि काम है क्या, काम करना क्या है अपने गोल को अचीव करने के लिए। फिर उसके बाद उसको डिवाइड कर दो सारे काम को, ठीक है। उसके सेकंड स्टेप आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स आप काम को डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करो। जब डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड हो जाएगा फिर आप असाइन करो ड्यूटीज़, कौन क्या काम करेगा। जब असाइन कर दोगे ड्यूटी तो आप एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो। मीन्स आप ये बताओ कि किस पर्सन को किसको जवाब देना है, उसका रिस्पॉन्सिबल किसके सामने होगा, कौन किसके सामने अकाउंटेबल होगा, ठीक है। अब इनके 1 बाय 1 हम क्लियर एक्सप्लेन पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पहला आता है आपके पास आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिवाइडिंग द वर्क। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पहले आप आइडेंटिफाई करो कि और डिवाइड करो वर्क को। पहले काम क्या है उसके बाद उसको डिवाइड करो, लेकिन किसके अकॉर्डिंग डिवाइड करना है? जो भी आपने प्री डिटरमाइंड प्लान है आपके, उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करो, ठीक है। एंड वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटी। ऐसे डिवाइड करो कि उस एक्टिविटी को मैनेज कर पाओ, और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने वर्क दो पर्सन को सेम काम दे दिया हो, ठीक है, आप उसको अवॉइड करो। इससे क्या होता है, अगर आप डिवीज़न ऑफ वर्क करोगे तो जो बर्डन है एम्प्लॉय का, ठीक है, काम का जो बर्डन है वो सारे एम्प्लॉय के बीच में शेयर हो जाएंगे, इससे जल्दी काम होगा, ठीक है। तो पहला जब स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बाद आप सेकंड स्टेप में आएंगे। सेकंड स्टेप होता है आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है once work is divided into small activity, similar and related job are grouped together। एक बार जब आपने स्मॉल एक्टिविटी में काम को डिवाइड कर दिया, उसके बाद जो सिमिलर काम है, रिलेटेड काम है, उसको एक ग्रुप में डिवाइड करो। मीन्स आपको पता है कि सेल्स का काम सेल्स डिपार्टमेंट में दे दो, मार्केटिंग का काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दे दो, प्रोडक्शन का काम जितना भी बनाने का काम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दो। काम को डिवाइड करने के बाद उसको ग्रुप कर दो, ठीक है। और इसी ग्रुपिंग को करने को क्या बोलते हैं? हम डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और डिपार्टमेंटलाइजेशन आपकी कंपनी में आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग होगा, या टेरिटरी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर एक कंपनी में 2 टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक बन रहा है और मेडिसिन बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट अलग डिवाइड करोगे और मेडिसिन का डिपार्टमेंट अलग डिवाइड करोगे। क्लियर? जब आपने ये काम को स्मॉल एक्टिविटी में डिवाइड करने के बाद आपने ग्रुप कर दिया, उसके बाद आप थर्ड स्टेप पे जाते हैं। थर्ड स्टेप आपका होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या होता है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी मतलब इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टेट क्लियरली द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशन एंड एलोकेट वर्क अकॉर्डिंगली टू एम्प्लॉयज़। मीन्स अब आप जो भी काम आपने डिवाइड किया है, अब आप उसको पर्सन को, एम्प्लॉय को असाइन करो
कि कौन सा पर्सन, कौन सा एम्प्लॉय कौन सा काम करेगा। वंस डिपार्टमेंट आर फॉर्म, जब एक बार डिपार्टमेंट बन गया, सेकेंड स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट हेड, आप एक डिपार्टमेंट हेड को अपॉइंट करो, हर एक डिपार्टमेंट के हेड को अपॉइंट करो। ये आपने असाइन कर दिया कि यू आर द हेड। फिर उस हेड के अंदर कौन काम करेगा, उसके कैपेबल के हिसाब से उसको काम डिस्ट्रीब्यूट करो। एंड द वर्क मस्ट बी असाइन टू दोज हु आर बेस्ट फिटेड टू परफॉर्म इट वेल। जो काम कर पाएगा उसी को तो आप असाइन कर पाएंगे, उसके बाद अपना काम असाइन करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस जॉब शुड बी असाइन टू अ पर्सन हैविंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन फाइनेंस। ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंस का जॉब आप उसको असाइन करोगे जिसके पास फाइनेंस का एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन होगा। ठीक है, या तो CA या MBA फाइनेंस का कैंडिडेट होना चाहिए, राइट। अब आपने जब अपने असाइनमेंट कर दिया, असाइन कर दिया ड्यूटी, ठीक है, असाइन के बाद आपका फोर्थ स्टेप आता है स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब आप एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो, मीन्स कौन से एम्प्लॉय को किसको जवाब देना है, उसकी अथॉरिटी क्या है। एक हेड आपको पता होना चाहिए कि ये जो 4 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, इनको इस हेड को आंसर करना है। तो स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप हेल्प करता है टू क्रिएट अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो हेल्प इन कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। एक हायरार्की स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिससे एक एम्प्लॉय को पता होता है कि मुझे अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को जाके आंसर करना है, मुझे इस पर्सन को जाके आंसर करना है। ठीक है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पीपल के बीच में एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होना ही चाहिए, ये क्रिएट करना कंपल्सरी है। सो एवरीबडी नोज फ्रॉम whom he or she is taking order and to whom he or she can give their task। ठीक है, तो ये सबको पता होना चाहिए कि किससे उनको ऑर्डर मिलेगा और किसको उनको काम करके कंप्लीट करके देना है, राइट। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये 4 स्टेप्स हैं आपके ऑर्गेनाइजिंग के, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आता है, पहले आपने आइडेंटिफाई किया, फिर आइडेंटिफाई करके डिवाइड किया वर्क को, फिर जो काम आपने किया उसको आपने ग्रुप में और सिमिलर टास्क को डिपार्टमेंटलाइज अपने ग्रुप अलग अलग डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू द वर्क आपने ड्यूटी असाइन कर दी। जब ड्यूटी असाइन कर दी तो आपने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप आपने स्टैब्लिश किया कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, आपको किससे वर्क लेना है, किससे को आपको जवाब देना है। क्लियर। तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है इस चैप्टर में आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आता है कि वाई ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। अब ऑर्गेनाइजिंग करना इंपॉर्टेंट क्यों है, ऑर्गेनाइजिंग करना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब ऑर्गेनाइजिंग करना इंपॉर्टेंट क्यों है, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें ऑर्गेनाइजिंग करना इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग आपने अगर चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं करी तो आपका प्लान करना बेकार हो जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग का पहला इंपॉर्टेंट आता है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। मीन्स ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ जॉब अमंग द वर्कफोर्स। यानी कि जब आप ऑर्गेनाइज करते हो, एक सिस्टमेटिक वर्क जॉब को एलोकेट करते हो, डिवाइड करते हो एक सिस्टमेटिक वर्क कि ये काम ये पर्सन करेगा इस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, आपने ग्रुपिंग एक्टिविटी से अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जिससे क्या होता है, एक सिस्टमेटिक काम करने का तरीका आ जाता है अमंग द वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब एम्प्लॉयज़ के बीच में, वर्कर्स के बीच में। द डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर जॉब। अगर आप कोई भी जॉब को स्मॉलर वर्क में डिवाइड करेंगे, ठीक है, स्मॉलर जॉब में डिवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे 2 चीज़ें होंगी। इससे आपका जो वर्कलोड है वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि आपने वर्क को स्मॉलर जॉब में यानी कि स्मॉलर टास्क में, स्मॉलर एक्टिविटी में डिवाइड कर दिया। वर्कलोड कम हो गया एम्प्लॉय के ऊपर, प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो जाएगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय रिपीटेड परफॉर्मेंस करेगा, वही काम बार बार करेगा, तो वो वर्कर, वो एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, उस काम में स्पेशलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑर्गेनाइजिंग करने से क्या फ़ायदा होगा, लेस वर्कलोड होगा, ठीक है, हाई प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है, और वो पर्सन उस काम में एक्सपर्टाइज हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आपका एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी और बेटर परफॉर्मेंस हो जाएगा। दैट्स वाई ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्पेशलाइज का मतलब होता है कि कोई अपना स्किल इंप्रूव कर रहा है अपने काम में और स्पीड हो गया, क्योंकि बार बार वो काम कर रहा है, वही टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें ऑब्वियस ही बात है उसका स्पीड भी बढ़ेगा, स्किल भी इंप्रूव होगा और वो एक्सपर्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास इंपॉर्टेंस, सेकेंड इंपॉर्टेंट आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। और आपको ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद क्लैरिटी हो जाता है कि वर्क रिलेशनशिप में, मतलब आपको समझ में आ जाता है कि आपका सुपीरियर कौन है, आपको किसको जवाब देना है, आपके पास काम क्या आया है, कौन सा काम कितने टाइम पे ख़त्म करके देना है। तो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है इन डिफाइनिंग ऑल द जॉब एंड क्लैरिफाइंग द लिमिट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉब। क्लैरिफाई करता है कि लिमिट ऑफ अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ आपको डिफाइन करेगा कि जॉब क्लियरली क्या है, आपको करना क्या है,
ठीक है, उसके बाद एक बाउंड्री सेट कर देगा कि आपका इंचार्ज कौन है। फिर आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है, अच्छा मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये कंप्लीट करनी है, एंड हु इज़ अकाउंटेबल, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकाउंटेबल कौन करेगा, कौन आंसरेबल होगा। सबको अपने रोल्स पता चल जाएंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और बेटर टीम वर्क होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग करना ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जब आप ढंग से एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर ढंग से ऑर्गेनाइजिंग करेगा अकॉर्डिंग टू देयर प्लान, तो जो भी रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल होगा उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करेगा, कोई भी वेस्टेज नहीं करेगा। क्योंकि आपको पता, आप ऑर्गेनाइज कर लिया आपने पहले से, ये काम ऐसे होगा, ये काम ये पर्सन करेगा, हमने एक्टिविटी को डिवाइड कर दिया, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, तो कोई डुप्लीकेशन वर्क भी नहीं होगा, कोई वेस्टेज भी नहीं होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू यूजेस ऑफ ऑल नेचुरल एंड फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन में आप सारे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, चाहे वो नेचुरल हो, फाइनेंस हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो। अगर आपने प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब कर दिया, ढंग से अब प्रॉपरली काम को डिवाइड कर दिया, तो इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को अगर आप प्रॉपरली यूज़ करोगे तो आप एनर्जी और मटेरियल को सेव कर सकते हो, कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। अगर आपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर दिया तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, लेस वेस्टेज होगा। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज को ढंग से आपने काम बांट दिया, अपना अपना काम करने लग गए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि एक एम्प्लॉय के ऊपर वर्कलोड क्या होगा, लेस होगा। लेस वर्कलोड होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, हायर एफिशिएंसी हो जाएगी। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंट है। अब आता है फोर्थ इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका मतलब क्या है, इट प्रोवाइड अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज़। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस को लर्न करना बहुत ईजी है, आपने प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लर्न किया है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप इंपॉर्टेंस बता सकते हो। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजिंग करने में क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, एक फर्म को क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। तो ये प्रोवाइड करता है क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज़ एंड हेल्पिंग टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। मीन्स जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, एक क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब मिल जाता है, अच्छा ये काम करना है, किसको करना है, उसकी ड्यूटीज़ भी आप दे देते हैं। इससे क्या होता है, कन्फ्यूज़न नहीं होता, ठीक है, कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता कि एक ही काम 2 पर्सन कर रहे हैं। ठीक है, और क्लैरिटी आ जाती है वर्किंग रिलेशनशिप में, जिससे प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क होगा। ठीक है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, प्रॉपर वर्किंग रिलेशनशिप बन जाएगा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेस कन्फ्यूजन होगा, सबको अपना अपना काम पता होगा, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका अथॉरिटी कौन है, आपको आंसरेबल किसको होना है। अगर आपका ड्यूटी असाइन नहीं है, किसी को पता ही नहीं कि मेरी ड्यूटी क्या है, सब कन्फ्यूज ही हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, मोर सक्सेस हो जाएगी वो कंपनी, क्योंकि वो गोल को अचीव कर लेगी इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है आपके पास एडेप्टेशन टू चेंज। अडेप्टेशन टू चेंज का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजिंग फ्लेक्सिबल है, ये नहीं कि आपने एक बार ऑर्गेनाइज कर दिया उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल प्रोसेस होता है, विच अलाउ बिजनेस, जो बिजनेस को अलाउ करता है एंटरप्राइज टू एकोमोडेट चेंज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, कि बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करो, उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करो। ठीक है, और ऑर्गेनाइजिंग में तो इनोवेशन को भी इंक्रेज करते हैं। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हो। ठीक है, क्रिएटिविटी को बूस्ट करते हैं अगर आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड होगा कि सबको अपना अपना काम पता होगा, सब अपना अपना काम करेंगे, कुछ भी चेंजेस करेंगे आप उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये नहीं कि एक बार आपने काम ड्यूटी असाइन कर दी तो वही पर्सन ड्यूटी करेगा, वही काम करेंगे, नहीं, आप उसके अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपके पास 6 इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ वेल डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इनक्रेज इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग ऑन अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय। एक वेल डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉय के ना इनिशिएटिव लेता है, अपने एम्प्लॉय की क्रिएटिव थिंकिंग को इनिशिएट करता है, उसको अप्रिशिएट करता है। अगर एक एम्प्लॉय का कोई भी आइडिया लेके आ रहा है, अपने एम्प्लॉय को अपने मीटिंग में बिठाता है, अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय का जो पर्सनैलिटी है, जो उसका थिंकिंग कैपेबिलिटी है, वो क्या होगा, इन्हेंस होगा, वो और इम्प्रूव होगा। जब मैनेजर डेलीगेट करता है देयर अथॉरिटी
इट रिड्यूस देयर वर्कलोड। अच्छा, व्हेन मैनेजर डेलीकेट द अथॉरिटी, जब अपनी अथॉरिटी कब डेलीकेट करता है, ठीक है, उससे क्या होगा, जो भी उसके ऊपर वर्कलोड है वो रिड्यूस हो गया। नाउ कुछ अथॉरिटी उसने डेलीकेट कर दिया, अब मेरा पार्ट है कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे गोल अचीव करना उस पर ध्यान दूंगा, और मैं थोड़ी सी अथॉरिटी किसी और पर्सन को देता हूँ कि प्रोडक्शन लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम कैसा हो रहा है वो हैंडल करेगा। तो इससे क्या होगा, उसका वर्कलोड रिड्यूस हो जाएगा। दस कैन गिव टाइम ऑन इम्पॉर्टेंट एरिया, और उस मैनेजर को इम्पॉर्टेंट एरिया के में काम करने में टाइम मिल जाएगा, जैसे ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट, यानी कि अपने बिजनेस के बारे में सोचना, बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, उसको टाइम मिल जाएगा उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि उसने अपनी थोड़ी सी अथॉरिटी डेलीकेट कर दी है एम्प्लॉयज़ को या अदर पर्सन को, ठीक है, वर्कलोड कम हो गया है। इससे क्या होगा, जिसको अथॉरिटी डेलीकेट की है वो पर्सन की पर्सनैलिटी भी इनहेंस होगी, काम करने का तरीका भी इनहेंस हो जाएगा, क्योंकि नाउ उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होगी। और जो मैनेजर ने डेलीकेट करी है वो मैनेजर और इनोवेटिव आइडिया सोच पाएगा, ठीक है, अपने बिजनेस की ग्रोथ के बारे में सोच पाएगा, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग और इनहेंस हो जाएगी। तो दोनों तरह से दोनों पर्सन को फ़ायदा हो रहा है। तो ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सन का क्या मतलब हो गया, ये आपका इनिशिएटिव को इंक्रेज करता है कि एम्प्लॉयज़ टेक इनिशिएटिव एंड थिंक क्रिएटिवली, वर्कलोड को रिड्यूस करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, आप ना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अथॉरिटी को डेलीकेट कर रहे हैं, और इससे क्या होगा, एम्प्लॉय को भी चांस मिलेगा कि वो अपने स्किल को डेवलप कर सके। ठीक है, सेवन्थ इंपॉर्टेंट आता है आपके पास एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर आपको बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ग्रोथ करना है, तो ऑर्गेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ें ऑर्गेनाइज करोगे, तो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करती है ग्रोथ में और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, यानी कि एंटरप्राइज को और ग्रो करने में हेल्प करती है। क्योंकि कैसे ग्रो करती है, आप मोर जॉब पोजिशन को ऐड कर रहे हैं, डिपार्टमेंट को ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्ट लाइन को ऐड कर रहे हैं, न्यू जोग्राफिकल टेरिटरी यानी कि न्यू मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, कस्टमर का डिमांड इंक्रीज होगा, सेल इंक्रीज होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑर्गेनाइजिंग अगर प्रॉपर करोगे तो कैसे होगा, जैसे आपने बहुत सारे जॉब ऐड करे, डिपार्टमेंट ऐड करा, जिससे न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। ठीक है, नए जॉब्स आएंगे तो नए एम्प्लॉयज़ आएंगे, वो न्यू थिंकिंग, न्यू क्रिएटिव माइंड से आएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अगर प्रोडक्ट लाइन आप एक्सपेंड कर रहे हो, मींस अगर आपने एक प्रोडक्ट है, आप 2 प्रोडक्ट बना रहे हो, तो ज़्यादा कस्टमर से रीच कर सकते हो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप बॉटल्स बना रहे थे, अब आप कॉस्मेटिक को भी टारगेट कर रहे हो, तो आपने प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज कर दिया। ठीक है, सेम ग्रो न्यू मार्केट, अगर आप न्यू मार्केट को ग्रो कर रहे हो, पहले आप इंडिया को टारगेट कर रहे थे, इंडिया मार्केट को टारगेट कर रहे थे, अब आप जाके बाहर फॉरेन मार्केट को टारगेट कर रहे हो, जिससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट और सेल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके। अगर आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करेगा आपको इन सारी चीज़ों में कि आप ग्रो कर सकती है आपकी बिजनेस, ठीक है, एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने प्रॉपरली जॉब पोजीशन को इंक्रीज़ किया है, डिपार्टमेंट को प्रॉपरली डिवाइड किया है, प्रोडक्ट लाइन प्रॉपरली आप और इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रॉपरली मैनेज कर पा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, राइट। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आई होप आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, अब आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। आपकी बुक में सिलेबस में 2 स्ट्रक्चर हैं, एक है फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक है डिविजन स्ट्रक्चर। 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे क्या होता है, उससे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें एक मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म, कि जहाँ पे विद इन विच मैनेजर कौन सा ऑपरेटिंग टास्क आपको परफॉर्म करना है। इट स्पेसिफाई द रिलेशन बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ना स्पेसिफाई कर देता है कि पीपल और वर्क को, पीपल और सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, किसको जाके आपको आंसरेबल करना है, आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं, ये सारी चीज़ें ये डिफाइन कर देता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब आगे हम 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे। अब एक और टॉपिक आता है आपकी बुक में, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले आप ये समझो, लेवल ऑफ मैनेजमेंट आप पढ़ के आ चुके हो सेकंड चैप्टर में कि फर्स्ट चैप्टर में लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। आप इनके फंक्शन भी समझ के चुके हो कि टॉप लेवल का क्या फंक्शन होता है, मिडिल लेवल का क्या होता है और लोअर लेवल का क्या होता है। तो सेम एक ऐसा होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय द सुपीरियर, यानी कि एक सुपीरियर अपने अंडर कितने सबऑर्डिनेट को मैनेज कर सकता है, उसको कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नैरो स्पैन, एक होता है वाइड स्पैन। नैरो स्पैन होता है कि मैनेजमेंट अपने
अंडर सिर्फ कम सबऑर्डिनेट को टैकल कर सकता है, तो वो सिर्फ कम ही अथॉरिटी को डेलीकेट करता है, तो वो नैरो स्पैन हो गया। वहाँ पे जो अथॉरिटी है उसने कम अथॉरिटी को डेलीकेट किया है, कम पर्सन को अपनी अथॉरिटी डेलीकेट की है। वाइड स्पैन में होता है जहाँ मैनेजमेंट एबल है कि नंबर ऑफ बहुत सारे नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को टैकल कर सकता है, तो अपने जो पावर्स है वो ज़्यादा नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को डेलीकेट कर देता है, ठीक है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर अपने अकॉर्डिंग देखता है कि वो नैरो स्पैन रखे या वाइड स्पैन रखे, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन। अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो डेफिनेटली वाइड स्पैन होगा, अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो नैरो स्पैन होगा, वो डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो अब वन बाय वन पढ़ेंगे। आई होप आपको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पहला आता है, पहला टाइप है फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। तो पहले पढ़ेंगे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ आर ग्रुप एंड डिपार्टमेंट्स। ये एक्टिविटीज़ है जिसको हम ग्रुप करते हैं। ये डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन टू बी परफॉर्म। ये उस बेसिस पे हम डिपार्टमेंट या एक्टिविटी को ग्रुप करते हैं जो फंक्शन परफॉर्म होती है। हम जो भी कंपनी में फंक्शन परफॉर्म हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपने ग्रुप को डिवाइड कर दिया है, वो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में प्रोडक्शन का काम हो रहा है तो आपने सारे प्रोडक्शन के काम में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है। अगर मार्केटिंग का काम है, मार्केटिंग मतलब आपको एडवर्टाइज करना है, सेल इंक्रीज करनी है, कस्टमर के को क्या डिमांड है वो चेक करना है, तो ये सारा काम आपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ग्रुप कर दिया है। अगर किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है, हायर करना है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो ये सारा आपने काम कहाँ डिवाइड कर दिया, एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रख दिया है, ठीक है। अगर कंपनी में फाइनेंस चाहिए, प्रोडक्शन हाउस को फाइनेंस चाहिए, जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी काम है आपने उसका डिपार्टमेंट अलग डिवाइड कर दिया है। कंपनी की सेल्स के रिलेटेड, सेल्स कैसे इंक्रीज़ करे, सेल क्यों नहीं हो रही है, सेल को बढ़ाने के लिए क्या करे, आपने उसका डिपार्टमेंट अलग बना, सेल्स डिपार्टमेंट। तो अगर आप काम के हिसाब से, स्पेसिफिक वर्क के हिसाब से अगर आप डिपार्टमेंट डिवाइड कर रहे हैं तो वो कंपनी कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है, फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है। क्लियर, तो उसका क्या हो गया, फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो हो गया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, ऑल द जॉब रिलेटेड टू द प्रोडक्शन आर ग्रुप अंडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। जो अगर प्रोडक्शन का काम है प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, मार्केटिंग का मार्केटिंग में, एचआर का एचआर में, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, हायरिंग करना, स्टाफिंग करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, ये सारा का सारा किस में हो गया, एचआर डिपार्टमेंट में हो गया। फाइनेंस को फाइनेंस डिपार्टमेंट में, सेल्स को सेल्स डिपार्टमेंट में। तो लेकिन इस कंपनी में सिर्फ एक सिंगल लाइन, वन लाइन प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट सिर्फ लैपटॉप्स बना रहे हैं, तो वो कंपनी कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेगी, फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करेगी। क्लियर, कि फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि काम को, एक स्पेसिफिक वर्क को ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना। अब आते हैं नेक्स्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये सीईओ है, सीईओ ने क्या कर दिया, काम के अकॉर्डिंग उसे बहुत सारे डिपार्टमेंट बना दिए, सेल टीम अलग बना दी, प्रोडक्शन के हिसाब से प्रोडक्शन टीम अलग बना दी, फाइनेंस टीम अलग बना दी, आईटी डिपार्टमेंट अलग बना दिया, ठीक है। अब सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजर आएगा, सीनियर मैनेजर आएगा, असिस्टेंट मैनेजर आएगा, स्टाफ मैनेजर आएगा, स्टाफ्स आएंगे। तो ये सारे जो है ना, हर एक डिपार्टमेंट में ये सारे अलग अलग होंगे। ये नहीं कि जो सेल्स टीम का सेल मैनेजर होगा वो प्रोडक्शन भी देखेगा, नहीं, फिर प्रोडक्शन मैनेजर अलग होगा, फाइनेंस मैनेजर अलग होगा, आईटी मैनेजर अलग होगा, और जो सीनियर मैनेजर होगा सेल्स टीम का वो अलग होगा, प्रोडक्शन टीम का जो सीनियर मैनेजर होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो यानी कि डिपार्टमेंट वाइज सेल्स मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, स्टाफ्स अलग होंगे। इस प्रोडक्शन में इसके सारे मेंबर्स अलग होंगे, फाइनेंस टीम में सारे मैनेजर, सीनियर मैनेजर अलग होंगे, आईटी टीम में अलग होंगे। तो इट मीन्स ये कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, जहाँ पे आपने काम के हिसाब से आपने ग्रुपिंग करी है, वर्क के हिसाब से, स्पेसिफिक वर्क के हिसाब से आपने ग्रुपिंग करी है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब आता है एडवांटेज। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर अगर कोई कंपनी फॉलो करती है उसका क्या एडवांटेज होगा। वैसे तो जो सिंगल लाइन प्रोडक्ट है जिसमें एक ही प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, वो तो फंक्शनल स्ट्रक्चर ही फॉलो करेगी, ये तो नो डाउट है। लेकिन अब इसका एडवांटेज क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर का फॉलो करने का। तो पहला एडवांटेज आता है आपका, फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेसिफिकेशन, यानी कि अगर आपका कोई एक ही पर्टिकुलर फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो वहाँ पे आप फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या करता है, उस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है कोई पर्सन, तो उसमें और स्पेशलाइज हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया, अगर सेल्स टीम में सेल्स मैनेजर काम कर रहा है, वो सेल्स डिपार्टमेंट में ही काम कर रहा है इतने सालों से, तो एक्सपर्ट हो जाएगा, उसको पता होगा कि किस टाइम पे मुझे सेल इंक्रीज़ करनी है, किस टाइम पे मेरा डिमांड इंक्रीज़ होगा, कैसे मैं सेल को हाइक करूँ, उसको सारी ट्रिक्स और स्ट्रेटजी पता होगा।
ठीक है। अब ये थोड़ी ना कि सेल्स मैनेजर 1 ईयर यहाँ काम कर रहा है, ठीक है, फिर 1 ईयर वो चला जाएगा प्रोडक्शन हाउस में, फिर 1 ईयर चला जाएगा वो फाइनेंस हाउस में। ऐसा नहीं होगा। ऐसे क्या हो जाएगा, उसका वो तो एक्सपर्ट हो ही नहीं पाएगा। अगर आप एक ही डिपार्टमेंट में बहुत सालों से काम कर रहे हो तो आपको फर्स्ट ईयर फेल होगे ना, सेकेंड ईयर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, थर्ड ईयर आप प्रो हो जाओगे, राइट। तो वही वो स्पेशलाइज हो जाता है उस काम में। सेकेंड एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज हो गया। सेकेंड एडवांटेज, प्रमोट एफिशिएंसी इन द यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। ठीक है, इससे क्या होगा, आप मैन पावर को ढंग से यूटिलाइज कर पाओगे, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो पर्सन उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसको पता है कि मुझे इसी डिपार्टमेंट के लिए काम करना है। थर्ड एडवांटेज हो गया, टू प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट। इससे क्या होगा, आप विद इन डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल प्रमोट करोगे कि आपको पता है कि जो भी काम करना है, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग है, तो आप सेल्स डिपार्टमेंट ने जो भी बोला है वहाँ पर ढंग से सारे डिपार्टमेंट विद इन डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेट भी होगा। एक हेड जो है वो सेल डिपार्टमेंट का, उसका हेड क्या है कि सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल नहीं करना, तो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर सकता है। फिर नेक्स्ट आता है, इट हेल्प इन इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इससे क्या होगा, ये जितने मैनेजरियल ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप एक ही डिपार्टमेंट में फोकस कर पा रहे हो। ठीक है, आप अदर एक्टिविटी में फोकस नहीं कर पा रहे हो, जिससे क्या होगा कि इससे जो मैनेजरियल है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, काम करने की क्षमता है, वो और इंक्रीज हो जाएगी। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क रिड्यूस हो जाएगा। अब एक पर्सन दो काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो किया है, तो आपको पता है कि इसमें क्या होगा, आपको जो टारगेट दिया जाएगा, आप जैसे सेल डिपार्टमेंट है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो अपना अपना काम करेंगे, दो काम रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इट हेल्प इन ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ ईजिली। इससे क्या होगा, आपको एम्प्लॉय को ट्रेन करना ईजी हो जाएगा। आपको पता है कि जो एम्प्लॉय है वो सेल डिपार्टमेंट पे, आप उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेन करोगे। आपको पता है कि एक एम्प्लॉय जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे, आप उसके हिसाब से उसको ट्रेन करोगे, राइट। इट इंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन। इससे क्या होगा कि जो डिफरेंट फंक्शंस है ना, आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको अटेंशन दे सकते हो, काम कर सकते हो। आपको पता है कि प्रोडक्शन में अगर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की नीड है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग करो। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेज होते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के। अब आता है नेक्स्ट डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है, अब जहाँ एडवांटेज है वहाँ तो डिसएडवांटेज आएगा ही आएगा। अब डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज में देखो सबसे पहले, अ फंक्शनल स्ट्रक्चर गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शनल हेड देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ का सबसे पहले डिसएडवांटेज है, मैंने अभी आपको बताया, आपने सेल्स डिपार्टमेंट अलग डिवाइड कर दिया, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग डिवाइड कर दिया। अब एक जो हेड है इसका जो हेड होगा, इसका हेड होगा, तो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट में ही फोकस करेगा, उसी के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, उसको ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से कुछ नहीं पड़ा। सेम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा, उसको सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो भी गोल होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, उसी को अचीव करने में फोकस करेगा। उसको नहीं ना अदर डिपार्टमेंट की पड़ी होगी कि उसका वहाँ का क्या ऑब्जेक्टिव चल रहा है, वहाँ पे लॉस हो रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस सिर्फ एक डिपार्टमेंट को ही देता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है, उतना उन पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। एग्जाम्पल, अगर सेल्स डिपार्टमेंट को सेल इंक्रीज़ करनी है, उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला कि हमने यहाँ पे सेल इंक्रीज़ कर दी है, लेकिन उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताया नहीं, कि उसने कहा कि सर आपने सेल इंक्रीज़ कर दी है तो आपको बताना तो चाहिए, हम यहाँ पे अपना प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको और बढ़ाएं, लेकिन प्रोड्यूस कैसे करें, उनको तो फाइनेंस मिला ही नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोलेगा, फाइनेंस मैनेजर क्या बोलेगा कि अरे मुझे तो बताया ही नहीं है कि आपको फाइनेंस भी देना है। तो क्या होता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है। सेल्स डिपार्टमेंट अपने आप ही डिसीजन ले लेता है कि मुझे 20% सेल इंक्रीज़ करनी है इस बार, उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताया ही नहीं होता है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वही अपना जो टारगेट है उसी को अचीव करने में लगा होता है। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर सेल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग काम करना होगा, और ज़्यादा सामान प्रोड्यूस करना होगा, तो उसको पैसे चाहिए होंगे, और फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता ही नहीं कि पैसे भी रिलीज़ करने। तो इससे जो क्योस है, ये कन्फ्यूज़न है, कैसे क्रिएट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कमी है। ठीक है, थर्ड डिसएडवांटेज है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विल अराइज विद इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है। अभी मैंने बताया, सेल डिपार्टमेंट ने कहा कि 20% सेल इंक्रीज़ करेंगे हम, ठीक है, और 20% सेल कैसे इंक्रीज़ होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे, गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेचोगे। लेकिन फाइनेंस मैनेजर कह रहा है कि भैया मैं तो पैसे नहीं दूंगा, पैसे नहीं है कंपनी में। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटरेस्ट का क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई हो गई। ठीक है, सेकंड, इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू नैरो पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय। और इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है,
ठीक है। कभी कभी काम जो करने का तरीका क्या होता है, नैरो पर्सपेक्टिव होता है एम्प्लॉय का, क्या होता है कि हम विद इन इसी कैटेगरी में, इसी एरिया में, इसी लेवल पे काम करेंगे, ठीक है। वो और अपने आप एफिशिएंसी को इन्हेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आई होप आपको डिसएडवांटेज समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट आता है सुटेबिलिटी। अब ये सुटेबिलिटी, फंक्शनल स्ट्रक्चर किस कंपनी के लिए सुटेबल है। जब आपने इतना एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लिया है, देखो एडवांटेज तो समझ में आ गया, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, एक पर्सन उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, बार बार उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर होगा। डिसएडवांटेज भी आपको समझ में आएगी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, ऑर्गेनाइजेशन गोल पे ध्यान नहीं दिया जाता, पर्टिकुलर एक अपना एक डिपार्टमेंटल गोल पे ध्यान दिया जाता है। तो कौन सी कंपनी में सूट करेगा ये फंक्शनल स्ट्रक्चर। मैंने अभी भी आपको बताया था, अगर कोई भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो जो वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हो, वो हमेशा फंक्शनल स्ट्रक्चर परफॉर्म करेगा, यही फॉलो करेगा, ठीक है। जो एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट है तो उसका प्रोडक्शन हाउस, उसका HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट को डिवाइड कर देगा, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बना रहा है वो। तो ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन विथ डाइवर्सिफाई एक्टिविटी। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन चाहिए, मतलब कि एक पर्सन उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, उस कंपनी में वो फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करता है। यानी कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोडक्शन एक्सपर्ट होगा, फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस का एक्सपर्ट होगा, ठीक है। तो हमेशा वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, वहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो होता है, राइट। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन विद डाइवर्सिफाई एक्टिविटी। डाइवर्सिफाई एक्टिविटी करने मीन्स, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी चाहती है कि नहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग बनेगा, फाइनेंस, क्योंकि एक डिपार्टमेंट ना एक चीज़ पे फोकस करे, फाइनेंस डिपार्टमेंट से फाइनेंस पे फोकस करे, ठीक है। वो चाहती है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर काम पे फोकस करे, तो उस टाइप ऑफ कंपनी में, और स्पेशली वो कंपनी जो एक ही प्रोडक्ट बना रही हो, वन लाइन प्रोडक्ट बना रही हो, उस कंपनी में फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो होता है, ठीक है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये सेकंड है, ठीक है। डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज। अब ये स्ट्रक्चर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है, जब आप पूरे होल एंटरप्राइज को अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड करते हो, उसको डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा कि आपका एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, उसी प्रोडक्ट में काम के हिसाब से, वर्क के हिसाब से आपने डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिया था। बट डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आप वर्क के हिसाब से वर्क डिवाइड नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे प्रोडक्ट के हिसाब से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, उस कंपनी में मेटल प्रोडक्ट भी बन रहा है, प्लास्टिक का प्रोडक्ट भी बन रहा है, कॉस्मेटिक भी प्रोडक्ट बन रहा है, तो अभी 3 डिपार्टमेंट हो गए ना। अब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड किया है, आपने यहाँ पे फंक्शन के हिसाब से डिवाइड नहीं किया है, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड किया है कि मेटल का जो प्रोडक्ट है उसका डिपार्टमेंट अलग बना दिया, प्लास्टिक का जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसका डिपार्टमेंट अलग बना दिया, कॉस्मेटिक का जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसका डिपार्टमेंट अलग बना दिया। बट अब इसके अंदर होंगे सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो अलग होगा। बट पहला प्रोडक्ट के हिसाब से आपने डिवीज़न किया है, वो होता है डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है, राइट। जैसे लुक एट द फ्लो चार्ट। जैसे एक प्रोडक्ट है, जैसे आपका बॉटल बना रहे हो, कॉस्मेटिक का हो गया, मेडिसिन का हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जैसे आप बॉटल्स बना रहे हो, तो अगर आप प्रोडक्ट है तो इसका रिसर्च डिपार्टमेंट अलग होगा, इसका मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट अलग होगा, इसका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, इसका मार्केटिंग अलग होगा, कस्टमर सर्विस अलग होगा। सेम ऐसे जो आप कॉस्मेटिक आइटम बना रहे हो, तो सेम इसका रिसर्च डिपार्टमेंट अलग होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट अलग होगा, ऐसे और भी सारे प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट अलग होंगे। सेम डिपार्टमेंट हर एक प्रोडक्ट में होगा, लेकिन अलग अलग उसका मेंबर्स अलग अलग डिपार्टमेंट में होंगे, ठीक है। तो डिवीजन स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिवीजन स्ट्रक्चर हो गया जो प्रोडक्ट के हिसाब से आप डिवाइड कर रहे हो, नॉट अ वर्क के हिसाब से, राइट। अब आता है एडवांटेज। अब क्यों, अब इसका एडवांटेज क्या है, अब डिविजन ऑर्गेनाइजेशन तो आपने समझ लिया, डिविजन स्ट्रक्चर उसी यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लेना, उसी कंपनी में फॉलो होगा जिस कंपनी में क्या फॉलो हो रहा है, जिस कंपनी में मोर देन वन प्रोडक्ट है। जिस कंपनी में मोर देन वन प्रोडक्ट है, उस कंपनी में आपका डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑफ डेवलपमेंट हेड, मीन्स अब यहाँ पे क्या एडवांटेज क्या, अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से आपने डिवाइड कर दिया, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड कर दिया है, तो जो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में हेल्प होगा,
फॉर एग्जांपल अगर जो मेटल डिवीज़न में काम कर रहा है उसको मेटल का प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हो जाएगा, जो प्लास्टिक बनाने में काम कर रहा है प्लास्टिक डिपार्टमेंट है वो प्लास्टिक में एक्सपर्ट हो जाएगा, जो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है वो कॉस्मेटिक में एक्सपर्ट हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट वाइज से क्या हो जाएगा, एक प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो जाएगा और अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है उसका स्किल इनहेंस हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड एडवांटेज है इट हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल हेड। इससे क्या होगा, जो डिपार्टमेंटल हेड जो होगा ना उसको आंसरेबल करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी कि डिवीज़न जैसे आपका प्रोडक्ट ए है तो ए प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में देखना है, प्रोडक्ट बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने प्रोडक्ट बी के बारे में सब कुछ उसको अरेंज करना है, वो सारी चीज़ें देखनी है। तो इससे क्या होगा कि आप डिपार्टमेंटल के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी सेट कर देते हैं। थर्ड एडवांटेज आता है प्रोवाइड प्रॉपर बेसिस ऑफ असेसिंग परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट ऑफ ईच डिवीज़न। इससे क्या होता है, हर एक डिवीज़न का ना अलग अलग रिजल्ट आता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं अगर मेटल डिपार्टमेंट जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, अगर प्लास्टिक का जो प्रोडक्ट बना रही है उसमें ग्रोथ नहीं हो पाई तो ऐसे आप अलग से आइडेंटिफाई तो कर पाओगे कि ये डिपार्टमेंट सेल नहीं कर पा रही है, इस डिपार्टमेंट से हमारी कंपनी को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आप ये डिपार्टमेंट भी आगे जाके फ्यूचर में बंद कर सकते हो, आप ये प्रोडक्ट बनाना बंद कर सकते हो फ्यूचर में। ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि प्रॉपर एक ना परफॉर्मेंस असेस करना ईजी हो जाता है अलग अलग प्रोडक्ट। अगर आप अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं बनाओगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा किससे किस प्रोडक्ट से ज़्यादा लॉस हो रहा है, किस प्रोडक्ट से आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है। और ये आपको क्या हेल्प करता है, इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एंड न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द एडिशन एग्जिस्टिंग डिवीजन। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा, हमने यहाँ पे मेटल डिवीजन बनाया है, प्लास्टिक डिवीजन बनाया है, कॉस्मेटिक डिवीजन बनाया है। अगर मुझे एक और ऐड करना हो प्रोडक्ट, जैसे मुझे यहाँ पे मेडिसिन डिपार्टमेंट में मेडिसिन भी बना रही हूँ, अगर मुझे मेडिसिन भी ऐड करना होगा तो मैं विदाउट डिस्टर्बिंग दीज 3 डिपार्टमेंट मैं एक मेडिसिन डिपार्टमेंट मेडिसिन प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकती हूँ, उसका अलग डिपार्टमेंट बना सकती हूँ, उसका अलग प्रोडक्शन हो जाएगा, अलग सेल्स हो जाएगा, अलग मार्केटिंग हो जाएगा। ना कॉस्मेटिक डिस्टर्ब होगा, ना प्लास्टिक डिस्टर्ब होगा, ना मेरा मेटल प्रोडक्ट डिस्टर्ब होगा। ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है डिवीज़न ऑर्गेनाइजेशन का। अब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। अब डिसएडवांटेज क्या है, कन्फ्लिक्ट में अराइज, जैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिपार्टमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा था, यहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट अराइज होगा अमंग डिफरेंट डिवीज़न के बीच में। ठीक है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए दोनों डिपार्टमेंट में लड़ाई हो सकती है, दोनों डिवीज़न में लड़ाई हो सकती है। अगर कॉस्मेटिक को कोई रिसोर्सेज चाहिए वही सेम रिसोर्सेज मेडिसिन वालों को भी चाहिए, और कॉस्मेटिक क्योंकि यूज़ कर रहा है बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज, उसके वजह से मेडिसिन को नहीं मिल पा रही है डिपार्टमेंट को, तो यहाँ कन्फ्लिक्ट हो सकता है। राइट। फिर आता है इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट भी इंक्रीज होता है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है ना। अगर यहाँ पे कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है या मेडिसिन डिपार्टमेंट है, एक ही कंपनी कॉस्मेटिक भी बना रहा है मेडिसिन भी बना रहा है, यहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी रॉ मटेरियल मशीन्स लग रही हैं, मेडिसिन में भी मशीन लग रही हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक के और मेडिसिन के कुछ ना कुछ मटेरियल सेम होते हैं। ठीक है। तो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी हो गई ना, कि मशीन वहाँ पे भी चल रही है, वही प्रोडक्शन वहाँ पे भी हो रहा है, सेम प्रोडक्शन आपका मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी हो रहा है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने का चांसेस है, जिसके वजह से कॉस्ट ज़्यादा लगती है, क्योंकि यहाँ पे भी वही लेबर लग रही है, वहाँ पे भी लेबर लग रही है। ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि आपने डिपार्टमेंट इंक्रीज कर दिया, डिवाइड कर दिया है। थर्ड डिसएडवांटेज, इट प्रोवाइड मैनेजर विद अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू द पर्टिकुलर डिवीज़न। अब यहाँ पे क्या होता है, इट प्रोवाइड मैनेजमेंट को अथॉरिटी मिलती है कि वो सारी एक्टिविटी पर्टिकुलर डिवीज़न की सारी एक्टिविटी को वो सुपरवाइज करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड किया है। आप एक मैनेजर को सेल्स भी देखना है, प्रोडक्शन भी देखना है, सब कुछ देखना है। ठीक है। आई होप आपको डिसएडवांटेज समझ में आया होगा। अब आता है नेक्स्ट, तो फिर सुटेबल कहाँ है, फिर ये अगर इतना डिसएडवांटेज है तो ये डिवीज़न स्ट्रक्चर कहाँ सुटेबल है। डिवीज़न स्ट्रक्चर उस कंपनी में सुटेबल है, मैंने आपको पहले बता दिया, मल्टी प्रोडक्ट और डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं कंपनी, उस कंपनी में डिवीज़न स्ट्रक्चर बनेगा। यही आपका MCQ में कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगा। अगर एक कंपनी सिंगल लाइन प्रोडक्ट बना रही है तो उस कंपनी में फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो होगा। अगर कोई कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट और डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे आप डिवीज़न स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। अगर कोई ग्रो कंपनी है विच इंटेंड टू ऐड मोर लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट, फ्यूचर में बहुत सारे लाइन ऑफ प्रोडक्ट ऐड करना चाहती है, यानी अभी ग्रोइंग कंपनी उसको पता है कि मुझे आज, जैसे फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट एग्जाम्पल्स अमन गुप्ता ने पहले क्या स्पीकर स्टार्ट किया, स्पीकर के बाद नेट बैंक लेके आए, हेडफोन लेके आए, तो वो उनके
ऐसी कंपनी में क्या स्ट्रक्चर फॉलो होगा, डिविजन स्ट्रक्चर, कि पहले आप उसको पता है कि इन फ्यूचर में और भी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है, तो वो कंपनी क्या यूज़ करेगी, डिविजन स्ट्रक्चर फॉलो करेगी कि आज मैंने पहले एक प्रोडक्ट ए लॉन्च किया था, मुझे पता है कि फ्यूचर में प्रोडक्ट बी भी लॉन्च करूँगा, एक और अलग टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा। पहले आपने फूड में प्रोडक्ट लॉन्च किया, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने लॉन्च किया, फिर आप सोचो मैं अब गारमेंट्स के फील्ड में भी प्रोडक्ट बनाऊं। तो ऐसे आप आगे भी और दूसरे तीसरे कुछ भी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। तो वो कंपनी क्या करेगी, डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करेगी। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट। तो अब ये टॉपिक आपका खत्म हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है जैसे मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन करता है मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिज़ाइन करता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोई एम्प्लॉय डिज़ाइन नहीं करेगा, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट जो अथॉरिटी होती है वो ये ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन करती है। इस तरीके से डिज़ाइन करती है कि वहाँ पे बहुत सीरियसनेस होकर काम हो और अपने गोल को सीरियसली अचीव कर पाए। ठीक है, इट्स स्पेसिफाई, और उस ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफाई होता है, क्लियरली बताया जाता है द बाउंड्री ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्लियरली डिफाइन होता है। एंड देयर इज अ सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एक्टिविटी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। और वहाँ पे एक सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन होता है, एक काम करने का सिस्टमेटिक तरीका होता है, आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, वही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कौन डिज़ाइन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट डिज़ाइन करता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टमेटिक बाउंड्री सेट कर देता है, काम करने का तरीका सेट कर लेता है, जिसमें आप अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को जल्दी से अचीव कर पाओ। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, कैसे होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऑफिस जहाँ पे आप बात नहीं कर सकते, आप अपने क्रिएटिव थिंकिंग नहीं रख सकते। जो मैनेजर ने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताया आपको उसको वही फॉलो करना है, जो मैनेजर ने आपको काम बताया आपको वही करना है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्रिएटिव थिंकिंग नहीं। ठीक है, वो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और हमेशा वो वाली कंपनी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है जिसको अपने गोल को जल्दी अचीव करना होता है। ठीक है, तो इस डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली ये क्रिएट किया ही जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू, अपने आप क्रिएट नहीं होता। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। ठीक है, इट बेस्ड ऑन, और ये रूल और प्रोसीजर पे बेस्ड होता है, जो एक रिटन फॉर्म में होता है कि यू हैव टू फॉलो दिस रूल, यू हैव टू डू यू वर्क अकॉर्डिंग टू दिस रूल। आपको इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, आपको यही फॉलो करना है और हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करना है। ठीक है, इट इज़ इम्पर्सनल, ये इम्पर्सनल होता है, डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन इमोशनल एक्सपेक्ट, यानी कि यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय की बात नहीं सुनी जाएगी। एम्प्लॉय क्या सोच रहा है, उसकी क्या क्रिएटिव थिंकिंग है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इट क्लियरली डिफाइन, यहाँ इसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी सारे इंडिविजुअल की, क्लियरली डिफाइन होता है। ठीक है, इट क्रिएट टू अचीव, ये इसलिए क्रिएट किया होता है क्योंकि आपको क्या अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्रिएट किया होता है। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट को लगता है अगर हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और प्रॉपरली हम इसको फॉलो करेंगे तो ही हम बहुत जल्दी अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज मैंने बता दिया, बनाया ही क्यों है इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट, कि वो अपनी जो गोल है वो जल्दी से अचीव कर पाए, और वाकई में होता भी है। ठीक है, ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस म्यूचुअल रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइंड। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ईजी होता है फिक्स करना, क्योंकि हमें सबको पता होता है किसका क्या काम है, कौन कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना ईजी रहता है। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, क्योंकि पहले से सिस्टमेटिक तरीके से वर्क डिज़ाइन किया हुआ है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पहले से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, तो कोई ओवरलैपिंग ऑफ वर्क का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, थर्ड आपका ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। थर्ड आपका आता है यूनिटी ऑफ कमांड थ्रू एन एस्टैब्लिश चेंज ऑफ कमांड, यानी कि एक चेंज ऑफ कमांड है, आपको पता है कि जो आपको ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है, आपको एक पर्सन से ऑर्डर मिल रहा है, आपको उसी को आंसरेबल होना है। ये सब क्लियरली सिस्टम है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्लियरली सिस्टमेटिक तरीके से आपको काम देते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से आपका एक हायरार्की सेट होता है। फोर्थ है आपका इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव। यस, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो उससे आप अपने ऑब्जेक्टिव को ईजिली अचीव कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा ह्यूमन रिसोर्स का और मटेरियल रिसोर्सेज का। ठीक है, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से प्लान है, टॉप लेवल ने बनाया है, आपको रूल फॉलो करते हुए चुपचाप काम करना है, जो वो बोल रहे हैं उस पर काम करना है, कोई फालतू बातें नहीं, कोई आपकी क्रिएटिव थिंकिंग आ रही है वो शेयर नहीं करना है, तो डेफिनेटली गोल अचीव हो जाएगा जल्दी से।
ठीक है। थर्ड, स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी भी आएगी, मतलब बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय कैन बी फेयरली प्रिडिक्टेड, क्या बिहेवियर है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय किस थ्रू काम करेगा, क्या काम कर रहा है, ठीक है, कैसे वो अपना काम कितने दिन में कंप्लीट करके देगा, ये पहले से प्लान होता है, सारे रूल्स पहले से दिए होते हैं आपको, उसको उसके थ्रू ही आपको काम करना होता है, ठीक है। आप उसके थ्रू काम करेंगे, जल्दी से गोल अचीव होगा और ईजिली आप अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकते हैं, इसलिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। बट इसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि द वर्क इज़ बेस्ड ऑन रूल्स विच कॉज अननेसेसरी डिले, क्योंकि वर्क जो है सिर्फ रूल्स पे ही बेस्ड है कि रूल्स को फॉलो करके करो, जो कभी ना कभी क्या होता है, डिले हो जाता है, कभी कभी प्रॉपरली रूल फॉलो नहीं करते हो, ठीक है, कभी ना कभी एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट होता है, आप एम्प्लॉय की बात इसमें नहीं सुनी जाती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, तो कभी ना कभी वहाँ पे काम डिले होता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, आप एम्प्लॉय हैव टू डू व्हाट दे आर टोल्ड टू डू, दे हैव नो अपॉर्चुनिटी ऑफ थिंकिंग। ऑब्वियस सी बात है, लैक ऑफ इनिशिएटिव है, एम्प्लॉय की बात ही नहीं सुन रहे हो, एम्प्लॉय को वही बोल रहे हो कि जो हमने बोला है वही आपको काम करना है, आप उनकी अपॉर्चुनिटी, जो भी उनका थिंकिंग लेवल है, क्रिएटिव माइंड है, आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे कि भैया अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को हमारे साथ शेयर करो, आप दे नहीं रहे अपॉर्चुनिटी। थर्ड, आपका डिसएडवांटेज है लिमिटेड इन स्कोप, मीन्स इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप इन एन एंटरप्राइज हैज़ इट प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन द स्ट्रक्चर एंड वर्क, क्योंकि लिमिटेड इन स्कोप है ना, आप हर एक ह्यूमन रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे ना, कि किसका क्या बिहेवियर है, क्या सोच रहा है वो, ठीक है। तो आप सिर्फ काम नहीं कर सकते हो, तो आपको एम्प्लॉय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एम्प्लॉय का ग्रोथ भी लिमिटेड है, एम्प्लॉय की फीलिंग्स को भी नहीं समझी जा रही है, उनके आइडिया को भी आगे नहीं रखा जा रहा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये है आपके डिसएडवांटेज। अब फॉर्मल के बाद आता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल हमें अपोजिट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। इनफॉर्मल में क्या, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, जहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते थे, जहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते थे, और वो डेलिबरेटली क्रिएट कर रहे थे। बट informal organization is that organization which not established deliberately by the top level management but comes into existence because of common interest। ये deliberately established नहीं होता है, ये अपने आप ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हो जाते हैं। जैसे आप किसी ऑफिस में काम करने जा रहे हो, आपको जॉब मिली है, वहाँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फिर वहाँ आपके दोस्त बन जाते हैं जिनका कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं, आपका उनका थिंकिंग लेवल मैच करता है, टेस्ट, रिलीजियस, कॉमन रिलेशन, दोस्त बन जाते हैं। तो जो फ्रेंड सर्कल आपका बना है, वो फ्रेंड सर्कल क्या है आपका, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। वो किसी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने थोड़ी ना क्रिएट किया है, वो तो आपने क्रिएट किया है। और आपने कैसे क्रिएट किया, आपके आसपास के कलीग्स के जो फ्रेंड्स बने हैं, जो फ्रेंड सर्कल आपने बनाया, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाया है, उसमें वो उस वजह से क्रिएट हुआ है। और वो कहाँ पे क्रिएट हुआ है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हुआ है, क्योंकि आप काम करने गए थे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे, ठीक है, जब आपने बात की अपने आसपास वाले लोगों से, ठीक है, जब कॉमन इंटरेस्ट मिला, जब टेस्ट होता है ना कि मुझे क्रिकेट पसंद है तो मेरे कलीग को भी क्रिकेट पसंद है, कॉमन थिंकिंग मिली, आपके लैंग्वेज में बोल सकते हैं वाइब मैच हुई, तो वहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ, ठीक है। और द मेन पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और जो मेन पर्पस है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, क्या मेन पर्पस है कि स्ट्रक्चर इज गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। इससे क्या मिलता है आपको, काम तो आप करने जा रहे हो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे, लेकिन उससे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन थोड़ी ना मिलती है, माइंड सेटिस्फाइड थोड़ी ना होता है। माइंड सेटिस्फाइड कौन से ऑर्गेनाइजेशन से होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से होता है, ठीक है। तो उसका पर्पस ही है ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएट करने का कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हो। और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट को पता होता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो रहा है, तो जानबूझ के कभी कभी वो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। वो सोचता है कि हाँ, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन भी तो इम्पॉर्टेंट है। अगर एम्प्लॉयज़ हैप्पी होगा तभी तो कंपनी भी हैप्पी होगी, तभी तो गोल आप ढंग से अचीव कर पाओगे, ठीक है। इसका मेन पर्पस होता ही है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। अगर आप काम कर रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आप अपना 100% आउटपुट नहीं दे पाओगे, ठीक है। और ये कैसे क्रिएट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ विद सिमिलर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, फिल्म, रिलीजन में फॉर्म देयर ओन इनफॉर्मल ग्रुप। और ये नहीं कि एक ही ग्रुप क्रिएट होता है, एक कंपनी में कई ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, ठीक है, आपके स्कूल में आपके भी तो फ्रेंड सर्कल्स बनते हैं,
हमेशा पूरा क्लास एक फ्रेंड सर्कल थोड़ी ना बनता है, एक क्लास में कम से कम 5 या 6 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप होता है कुछ जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, एक ग्रुप होता है जिनको गेम्स में इंटरेस्ट है, एक ग्रुप होता है जो आपस में चुपचाप बैठ के ही बात करते हैं। तो अलग अलग ग्रुप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बन जाती है, ठीक है। तो वो ये कि अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर इंटरेस्ट, कि उनको सिमिलर इंटरेस्ट किस चीज़ में, उसके अकॉर्डिंग भी ग्रुप बनता है। हाँ, एक साथ हम एक टीम में हैं तो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। हाँ, एक साथ हमें स्पोर्ट्स पसंद है तो फॉर्मल एक ग्रुप बन जाता है, इनफॉर्मल ग्रुप बन जाता है। एक ही रिलीजन से तो इनफॉर्मल ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल ग्रुप कहाँ बनता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही क्रिएट होता है, और ये एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्रिएट नहीं करते, ये डेलिबरेटली क्रिएट नहीं होता, ये ऑटोमेटिक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही क्रिएट होता है। और टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको स्टॉप नहीं करते क्रिएट होने के लिए, उनको भी पता है इससे हम फ़ायदा ले सकते हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा, काम अच्छे से करेगा, ठीक है। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। इट ऑरिजिनेट फ्रॉम विद इन द, देखो अभी बताया मैंने, इट ऑरिजिनेट फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन अमंग द एम्प्लॉय। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ऑरिजिनेट होता है, स्टार्ट क्रिएट होता है, ठीक है। कैसे क्रिएट होता है कि आप किसी ऑफिस में काम करने जा रहे हो, एक इंटरेक्शन होता है आपके आसपास जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ, एक फ्रेंडशिप क्रिएट होती है, ग्रुप क्रिएट होता है, तो उसी के अंदर ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाता है। इट हैज़ नो, और इस ग्रुप के लिए कोई भी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई भी प्रोसीजर नहीं होता है। अब आप स्कूल में जाते हो, एक फॉर्मल इन्वायरमेंट है ना, वहाँ पे स्कूल एक फॉर्मल इन्वायरमेंट है। अब आपका फ्रेंड सर्कल बना तो वो तो इनफॉर्मल इन्वायरमेंट हो गया, एक इनफॉर्मल हो गया। वहाँ आपके फ्रेंड सर्कल के बीच के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं? कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, राइट। इट डज नॉट फिक्स लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और कोई लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। आपका फ्रेंड नहीं बोलेगा तू पहले मेरे से बात कर, फिर मैं तेरी बात दूसरे वाले फ्रेंड को पहुंचाऊंगा, फिर मैं दूसरा वाला फ्रेंड, नहीं, कोई भी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। आपको किसी से ही बात कर सकते हो। ऑफिस में जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो रहा है, अगर आपको किसी भी पर्सन से बात करनी, डायरेक्टली जाके बात करोगे, कोई भी हायरार्की फॉलो नहीं करोगे, आपको कोई भी हायरार्की फॉलो करने की नीड नहीं है, ठीक है। इट डज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट क्रिएट नहीं करता, ये ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। कहाँ पे क्रिएट होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही क्रिएट हो जाता है। इट्स अ पर्सनल मीन द फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल आर कैप्ट इन माइंड, मतलब ये जो इंडिविजुअल की फीलिंग है, ठीक है, उसको देख के ही क्रिएट होता है। ऑब्वियसली बात है, आप इतना फ्रस्ट्रेटेड हो, काम कर रहे हो, और आपके साथ जो आसपास काम कर रहे हैं वो अपने कॉमन इंटरेस्ट को शेयर कर रहे हैं, आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, एक माइंड सेटिस्फेक्शन होता है, तो वहाँ एम्प्लॉय अच्छा फील करता है, वहाँ एम्प्लॉय और अच्छे से काम करता है, ठीक है, कोई बर्डन फील नहीं होता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? अब इसका डिसएडवांटेज फीचर्स तो देख लिया आपने, अब इसका डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट को लगता है अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होगा तो काम नहीं होगा, क्योंकि अगर गोल को अचीव करना है तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही होगा। इनफॉर्मल में क्या होता है? इट क्रिएट्स र्यूमर्स मतलब ऑल द पर्सन इन अ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टॉक केयरलेसली। जितने भी पर्सन, आप अपने फ्रेंड से कुछ भी बात कर लेते हो। आप अपना एग्जाम्पल लो, आप स्कूल में हो, अपने फ्रेंड सर्कल आपका बना है, एक ग्रुप है, एक दूसरा ग्रुप है, एक दूसरा ग्रुप है। अब आपने अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ भी बोल देते हो, थोड़ी ना उसमें आप सोच समझ के बोलते हो, केयरलेसली बोलते हो। कभी कभी तो आप ऐसा कुछ होता है कि समटाइम्स अ रॉन्ग थिंग इज कन्वे टू द अदर पर्सन, और कभी कभी कुछ गलत भी बोल जाते हो। अब आपने कुछ गलत बोला है तो वो बुरा मान जाता है, फिर वो किसी और दूसरे ग्रुप को बताता है यार उसने ऐसे बोला, फिर वो किसी और को जाके बताया गया वहाँ तो ऐसे बोला जा रहा है। तो वही सेम ऑफिस में भी यही होता है, र्यूमर्स क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि आप कुछ सोच समझ के तो बोलते नहीं हो, ठीक है, कभी कभी गलत चीज़ें भी निकल जाती हैं, तो एक दूसरे से वो बातें क्या हो जाती है, फैल जाती है। इट रिजिट चेंजेस एंड ले स्ट्रेस ऑन अडॉप्टिंग द ओल्ड टेक्निक। अब इसमें क्या होगा, आप ना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आपको पता ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, आप अपनी मस्ती में काम कर रहे हो, अपने हिसाब से काम कर रहे हो, तो कुछ भी चेंजेस आएंगे, ये ओल्ड टेक्निक को आप ना कोई भी चेंजेस आएंगे तो उसको एक्सेप्ट करने में आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट। अब इसमें क्या होता है, प्रेशराइज मेंबर टू कन्फर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशन। अब इसमें क्या होता है, इसका सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल का डिसएडवांटेज है कि आप ग्रुप इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करते हो, ठीक है, जिससे आप ना ऑर्गेनाइजेशन गोल को भूल जाते हो, ठीक है। और इनफॉर्मल में क्या होता है कि अपनी मस्ती में काम कर रहे होते हैं, कभी भी काम कर रहे होते हैं, फ्री टू टॉक होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन गोल के बारे में नहीं सोचते हैं। तो इसलिए ना हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट को लगता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से हम गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जितना हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से अचीव कर पाएंगे। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझ में आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी।
अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब जब आप अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करते हो, जैसे ये है मैनेजर, ठीक है, इस मैनेजर ने अपनी थोड़ी सी अथॉरिटी इस पर्सन को डेलीगेट कर दी है, थोड़ी सी अथॉरिटी इस पर्सन को डेलीगेट करती है, थोड़ी सी अथॉरिटी इस पर्सन को डेलीगेट करती है, ठीक है. Look at the meaning. It means a granting of authorities to subordinate to operate within the prescribed limit. The manager who delegate authority hold his subordinate responsible for the proper performance of the assigned task. To make sure that his subordinate perform all the work effectively and efficiently in effective manner, the manager create accountability. यानी कि उसने कोई काम दिया करने के लिए, अगर आपने अपने सबऑर्डिनेट को, इसने अपने सबऑर्डिनेट को कुछ वर्क करने के लिए दिया है, तो ऑब्वियसली बात है उस काम के साथ आप थोड़ी सी अथॉरिटी भी डेलीगेट करोगे, ठीक है. जब वो काम वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो ये मैनेजर उससे वो अथॉरिटी वापस ले लेगा. डेलीगेशन का मतलब ही होता है कुछ टाइम लिमिट तक अपनी अथॉरिटी को, अपने पावर को अपने सबऑर्डिनेट को देना, वो काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो पावर उससे वापस ले लेना, उसको कहते हैं डेलीगेशन. डेलीगेशन का मतलब ये नहीं कि आपने परमानेंटली अपनी पावर उसको दे दी है, ठीक है, आपने काम कंप्लीट कराने के लिए अपनी पावर को डेलीगेट किया है, जैसे आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा आप उससे वो पावर वापस ले लेंगे, राइट. उसको कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है. अब प्रोसेस क्या होता है? अब एलिमेंट्स हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है. सबसे पहला है अथॉरिटी. अथॉरिटी मीन्स होता है, ठीक है, फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर है अकाउंटेबिलिटी. ये 3 एलिमेंट्स है डेलीगेशन के, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. तो अथॉरिटी मतलब आपको पता है, अथॉरिटी मतलब पावर, द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटी ऑफ अदर्स. कि आपने पहले अथॉरिटी दी है, अगर आप कुछ भी पावर डेलीगेट कर रहे हो तो अपने सबऑर्डिनेट को अपना अथॉरिटी दिए कि उसके पास पावर है कि जो भी काम कर रहा है दूसरों से काम कराने के लिए उसके पास कोई पावर तो होनी चाहिए ना, कि वो डिसीजन लेने का पावर तो होना चाहिए ना. अब उसने बोला कि आज मुझे ना इस संडे तक 1000 मटेरियल कंप्लीट करके दो, 1000 प्रोडक्ट है, यूनिट बना के देना है. अब आपने प्रोडक्शन मैनेजर को अथॉरिटी नहीं दी कि वो फाइनेंस मैनेजर से सेल्स इंक्रीज कर सके, या फिर सप्लायर को कॉल करके सामान मंगा सके, रॉ मटेरियल मंगा सके. उसको थोड़ी सी अथॉरिटी तो दो कि सप्लायर को बोल सके, उसके पास पावर है कि सर इतने सामान भिजवा दो, इतना फाइनेंस दे दो. तो आपने उसको अथॉरिटी पावर दी है. एंड अथॉरिटी इज दैट पावर विच इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ अदर्स. मतलब अथॉरिटी का मतलब वो पावर है जो आप दूसरों को काम करा सकते हो, ठीक है. सेकेंड एलिमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट. ऑब्लिगेशन का मतलब यू हैव टू डू, दिस इज योर ड्यूटी. कोई चांस नहीं है, आप इससे पीछे नहीं हट सकते, यू हैव टू डू, ठीक है. इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी. यानी कि ये ऑब्लिगेशन है सबऑर्डिनेट में कि आपको अपना जो भी असाइन काम दिया, असाइन ड्यूटी है, उसको प्रॉपरली परफॉर्म करना. When a superior issue a order, it becomes the responsibility of subordinate. अगर सुपीरियर ने, ये सुपीरियर है, अगर सुपीरियर ने कोई भी ऑर्डर दिया है तो ये सबऑर्डिनेट का क्या हो गया? सबऑर्डिनेट का क्या हो गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि उसको ये काम कंप्लीट करके देना ही देना है, ठीक है. फिर आता है अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है व्हेन अ सुपीरियर असाइन सम वर्क. जब सुपीरियर कोई असाइन करता है वर्क टू अ सबऑर्डिनेट, ही इज आंसरेबल टू द सुपीरियर फॉर इट्स सक्सेस और फेलियर, ठीक है. अकाउंटेबिलिटी मतलब सबऑर्डिनेट ही आंसरेबल होगा, अगर काम नहीं हुआ तो आंसरेबल सबऑर्डिनेट ही होगा, ठीक है. क्योंकि आपको अथॉरिटी दी थी, तो अथॉरिटी मिलने के बाद इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट माई वर्क. अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल, यू विल बी द आंसरेबल टू योर सुपीरियर. कि अगर सक्सेस है तब भी आप बताओ, फेलियर है तब भी आप बताओ, यू आर द रिस्पॉन्सिबल. क्लियर? आई होप ये एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन आपको समझ में होगा. 3 एलिमेंट्स है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. नेक्स्ट आता है अब इंपॉर्टेंट क्यों करना है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अथॉरिटी को डेलीगेट क्यों करना है, ठीक है. देखो, सबसे पहले एक एम्प्लॉय, एक पर्सन पूरी कंपनी चला नहीं सकता. टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करने की नीड होती है कि उसको भी हर जगह वो ध्यान नहीं दे सकता, कोई ना कोई उसके बिहाफ पे काम करे, अपना वर्कलोड को उसको रिड्यूस करना होता है. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स वर्कलोड. एग्जीक्यूटिव मतलब टॉप लेवल का वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ ऑफिसर. ऑफिसर का वर्कलोड रिड्यूस करता है. दे कैन दस यूटिलाइज देयर टाइम. फिर वो अपना टाइम कहाँ यूटिलाइज करेंगे? इंपॉर्टेंट और भी उससे ज़्यादा मोर इंपॉर्टेंट काम में करेंगे, क्रिएटिव वर्क में करेंगे. इंसिस्ट ऑफ डेली रूटीन का काम चेक करने से अच्छा तो वो क्रिएटिव वर्क में काम करें ना, कि कंपनी को आगे कैसे बढ़ाएं, उस पर काम करेंगे. और डेली वर्क को चेक करने के लिए आप किसी सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दे दो कि भाई आज से तुम हेड हो प्रोडक्शन हाउस के, आप चेक करो प्रोडक्शन हाउस. मैं पूरी कंपनी का जो भी
गोल को अचीव करने के लिए जो भी होगा, क्रिएटिव थिंकिंग होगा, वो मैं करूँगा। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंस हो गया कि अपना वर्कलोड आपने रिड्यूस कर दिया। सेकंड इंपॉर्टेंस, एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। अब एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए आप किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि अपना टैलेंट यूज़ करो, अपना स्किल यूज़ करो, अपना स्किल यूज़ करके लोगों से काम कराओ, मैनेज करो। तो एम्प्लॉय गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज देयर टैलेंट विच अलाउ देम टू डेवलप दो स्किल्स विच विल अनेबल टू देम टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। यानी कि आपने जिसको भी डेलीगेट करी है अथॉरिटी, उसको आपने अपॉर्चुनिटी दी है कि कैसे कॉम्प्लेक्स टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे टारगेट को अचीव करना है, कैसे सब कुछ मैनेज करना है। थर्ड इंपॉर्टेंस, क्विक एंड बेटर डिसीजन एंड पॉसिबल। इससे क्या होगा, क्विक और बेटर डिसीजन होगा। नाउ सबऑर्डिनेट आर ग्रांटेड सफिशिएंट अथॉरिटी। सबऑर्डिनेट को आपने इतनी सफिशिएंट अथॉरिटी दे दी है, सो दे नीड नॉट टू गो देयर सुपीरियर। उसको बार बार अपने सुपीरियर के पास से जाना पड़ेगा डिसीजन लेने के लिए, पूछने के लिए, सर ये क्लियर कर दो, सर ये रूटीन मैटर है, सर प्रोडक्शन हाउस में रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया है, सर प्लीज़ सप्लायर को कॉल कर दो, कल इतना सामान भेज देगा, सर फाइनेंस नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर को कॉल कर दो। तो बार बार आप टॉप लेवल मैनेजर को क्या करोगे, डिस्टर्ब नहीं करोगे। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्या करेगा, वो खुद से डिसीजन ले पाएगा क्योंकि उसको अथॉरिटी मिली है। ठीक है, और काम कम टाइम पे जल्दी से होगा। आप डिले हो जाता है ना, पहले आप फ़ोन करके पूछ रहे हो, फिर वो वहाँ से जवाब आने में टाइम लग रहा है, इससे क्या होगा, इससे और डिले हो जाएगा, जल्दी से डिसीजन नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट है हाई मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट। बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट दे गेट अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्ले देयर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। और हाई मोरल बढ़ा दिया आपने एक सबऑर्डिनेट का मोरल इतना हाई कर दिया, वो इतना मोटिवेट हो गया कि अपना 100% देने को तैयार है। ठीक है, जैसे आपने एक सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दी है, डेलीगेट की अथॉरिटी, ठीक है, उसको अपॉर्चुनिटी मिला है कि अपना काम दिखाने का, अपनी एफिशिएंसी दिखाने का, अपनी कैपेसिटी दिखाने का। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को क्या चाहिए, थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट कर दो, थोड़ा सा उसको पावर दे दो, फिर देखो वो 100% देगा। नाउ फिफ्थ, बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। एलिमेंट ऑफ अथॉरिटी आपने डेलीगेशन पढ़ा ना अभी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये हेल्प करता है टू डिफाइन द पावर क्या है, ड्यूटी क्या है, किसको आंसर करना है। ठीक है, आपका जॉब पोजीशन क्या है, आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है आपको कब तक काम कंप्लीट करके किसको आंसरेबल करना है, किसको अकाउंटेबल होना है। तो एक बेटर कोऑर्डिनेशन बन जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से। आई होप आपको इंपॉर्टेंस समझ में आए होंगे। नाउ नेक्स्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप डेलीगेशन का मतलब समझ में आएगा। डेलीगेशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के लिए आपने कुछ अथॉरिटी को डेलीगेट किया है, जैसे वो काम खत्म हो जाएगा आप उससे पावर वापस ले लेंगे। अब इसी का एक और आता है कंसेप्ट, आपका था डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब भी होता है आपको पावर का डिस्ट्रीब्यूट करना, बट ये लिमिटेड टाइम के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ये परमानेंटली पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे स्कूल में एक प्रिंसिपल की पोस्ट होती है, ठीक है, जब तक स्कूल रहेगा वो प्रिंसिपल की पोस्ट रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, तो एनुअल फंक्शन के लिए सिर्फ उस पर्टिकुलर एक मंथ के लिए किसी को हेड बना दिया जाता है कि आप ये पूरा एनुअल फंक्शन को लीड करेंगे, पूरा आप इसको कोऑर्डिनेट करेंगे, मैनेज करेंगे। जैसे एनुअल फंक्शन खत्म होता है आप उस हेड से उसकी अथॉरिटी ले लेते हो। नाउ अब आप एनुअल फंक्शन हो गया, अब आप जैसे होता है ड्रेस को वाले को फ़ोन करना, कभी कोई सामान मंगाना, अब उसके पास राइट नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही फंक्शन खत्म वो अथॉरिटी उससे ले लिया, आपने वो अथॉरिटी डेलीगेट किया था। ठीक है, और डिसेंट्रलाइजर का मतलब है कि आपने वो पावर परमानेंटली दे दी है, जब तक स्कूल रहेगा प्रिंसिपल की पोस्ट रहेगी। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डिस्प्ले ऑफ अथॉरिटी टू टेक डिसीजन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन अप टू द लोअर लेवल। मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आप डिसीजन ले सकते हो, अप टू द लोअर लेवल तक आप जो भी है आपके पास अथॉरिटी है, पावर है डिसीजन लेने का, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। ये लिमिटेड टाइम के लिए नहीं होता है, ये परमानेंटली आपने एक बार जो डेलीगेट कर दिया। ये फॉर एग्जाम्पल मैनेजर की पोस्ट होती है, ठीक है, तो मैनेजर का पोस्ट ये नहीं कि काम कंप्लीट हो गया उसके बाद मैनेजर की पोस्ट हट जाएगी। मैनेजर है तो मैनेजर ही रहेगा, सीईओ है तो वो सीईओ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इट इम्प्लाइज रिजर्वेशन ऑफ सम अथॉरिटी विच विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट एक एंड ट्रांसफरिंग रेस्ट ऑफ द अथॉरिटी टू द लोअर लेवल मैनेजर। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कुछ अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजर के पास होती है, कुछ अथॉरिटी आप लोअर लेवल पर ट्रांसफ़र कर देते हो, बट ये नहीं कि काम खत्म हो गया वो अथॉरिटी वापस ले लोगे, वो डेलीगेशन हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो आपने ट्रांसफ़र करी है अब वो लोअर लेवल में एक पोजीशन है, एक सुपरवाइजर की पोजीशन है, वो रहेगी। ठीक है, दिस एम्प्लॉय लोअर लेवल टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। और जो भी वो एम्प्लॉय है लोअर लेवल पे उसके पास अथॉरिटी आ गई, कोई भी प्रॉब्लम फेस करेगा उसके लिए वो डिसीजन ले सकता है विदाउट हैविंग गो टू द
अपर लेवल, वो अपर लेवल से पूछेगा नहीं, उसके बिना ही डिसीजन लेगा, उसके पास इतनी अथॉरिटी आ गई है। बार बार आप टॉप लेवल से फ़ोन करके और टॉप लेवल से डिसीजन नहीं ले सकते कि सर हमें ये चाहिए, सर वो चाहिए, सब बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स रेफर्स टू द सिस्टमेटिक एफर्ट्स टू डेलीगेट टू द लोअर्स। आपने सिस्टमेटिक एफर्ट्स लगाए, आपने डेलीगेट कर दिया लोअर लेवल को सारी अथॉरिटी एक्सेप्ट वन। एक अथॉरिटी आपने सेंट्रल पॉइंट पर रखी है, सारी अथॉरिटी नहीं देनी है, आपने कुछ अथॉरिटी अपने पास भी रखी है और कुछ अथॉरिटी आपने क्या कर दी है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्योंकि आपको बैलेंस बना के भी चलना है। अब दूसरा था सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन हमेशा अपोजिट होता है डिसेंट्रलाइजेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना, सेंट्रलाइजेशन मतलब अथॉरिटी रिटेन करके रखना टॉप लेवल पे, उसको डिसेंट्रलाइज नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो सेंट्रलाइज मतलब जब आप सारी अथॉरिटी टॉप लेवल के पास ही रिटेन रहती है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब आप सिस्टमेटिक तरीके से अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हो ऑल लेवल ऑफ डिपार्टमेंट में, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, लेकिन फर्म नीड्स टू बी बैलेंस द टू, लेकिन फर्म को दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन फर्म टॉप लेवल रिटेन अथॉरिटी फॉर डिसेंट्रलाइजेशन फर्म होगी, मतलब जहाँ पे आप अपनी अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे वहाँ पे टॉप लेवल अपने पास क्या रखेगा, पॉलिसी और डिसीजन को लेना। ठीक है, जो भी कंपनी को कैसे पॉलिसीज बनानी है, पूरी होल कंपनी का डिसीजन लेना, वो टॉप लेवल अपने पास ही रखेगा। वो पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है वही पावर डिस्ट्रीब्यूट करो, वही पावर डेलीगेट करो जिससे आपका काम आसान हो जाए। ठीक है, लेकिन पॉलिसी और पूरी कंपनी के बारे में डिसीजन लेना वो टॉप लेवल अपने पास रखेगा। ओवरऑल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किसके पास रहेगा, टॉप लेवल के पास रहेगा। तो ये दो चीज़ अथॉरिटी, जो ये दो अथॉरिटी है, ये टॉप लेवल अपने पास रखेगा, बाकी सारी अथॉरिटी मिडिल लेवल को डिसेंट्रलाइज कर देगा। ठीक है, लोअर लेवल पे यानी कि प्रोडक्शन हाउस पे सामान को कितना मंगाना है, कितना मटेरियल को टैकल करना है, क्या कैसे काम कराना है, ये मिडिल लेवल और लोअर लेवल को अथॉरिटी डेलीगेट कर देगा। बट ये दो जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क है, ये इसका जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ फर्म के टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास रहेगा। ठीक है, तो हमेशा कंपनी को डिसाइड करना है, बैलेंस बना के चलना है। क्या बना के चलना है, बैलेंस बना के चलना है। सारी अथॉरिटी, ज़्यादा अथॉरिटी भी डेलीगेट नहीं करनी है और ज़्यादा अथॉरिटी अपने पास रखनी भी नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। अब एक बार पढ़ लेते हैं डिसेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में आपका डिफरेंस आता है एग्जाम में। मैंने आपको पहले ही बताया, इन दोनों में बैलेंस बना के चलना है। तो रिप्रेजेंट पैटर्न, ये अथॉरिटी का पैटर्न रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब आपको बता दिए, कंसंट्रेशन करना, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर जो सिर्फ टॉप लेवल के मैनेजमेंट के पास है, रिटेन करके रखा हुआ टॉप लेवल ने। ठीक है, वेरी लिटिल अथॉरिटी आपने मिडिल लेवल को डेलीगेट करी है। ठीक है, तो वो होता है सेंट्रलाइजेशन। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज हो या कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज हो, आपको दोनों में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको सक्सेसफुल कंपनी बनानी है, गोल को जल्दी अचीव करना है, तो आप अपनी कंपनी में कुछ पावर सेंट्रलाइज रखिए, कुछ पावर डिसेंट्रलाइज करिए। बैलेंस बना के चलेंगे तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या होता है डेलीगेशन का। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन क्या है, देखो, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट। आप सबॉर्डिनेट के बीच में एक इनिशिएटिव डेवलप करो ना, उनको भी तो लगेगा, अरे उनको अंदर एक कॉन्फिडेंट प्रमोट होगा, बिल्ड होगा कि हमें पावर मिली है, अब हमारे पास हम फ्रीडम है कि हम डिसीजन ले सकते हैं अपने आप से और काम जल्दी कराएंगे। इससे आपने क्या किया, एक इनिशिएटिव क्रिएट किया, क्विक और बेटर डिसीजन होगा। मैनेजरियल जो बर्डन है कि एक ही फ्यू हैंड के ऊपर आपने अथॉरिटी दे दी है, और पहले उनसे पूछो। ठीक है, उनको कितना पूरा ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना संभालेंगे, तो इससे क्या होगा, जल्दी डिसीजन होगा। सबऑर्डिनेट के पास पावर होगी डिसीजन लेने के लिए। अगर उसको रॉ मटेरियल मंगाना है तो सप्लायर को डायरेक्टली फ़ोन कर सकता है विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट। थर्ड आता है रिलीफ फ्रॉम द टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम एक्सेस वर्कलोड। टॉप लेवल मैनेजर क्या होगा, रिलीफ हो जाएगा, उसको जो भी एक्सेस वर्कलोड है उससे वो फ्री हो जाएगा ना, वो कंपनी की पॉलिसी और डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, राइट, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा ओवरलोड जो वर्क है उसने डेलीगेट कर दिया अथॉरिटी। फोर्थ, मैनेजरियल डेवलपमेंट होगा। इट मीन्स गिविंग अथॉरिटी, आप सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दे रहे हो, अप टू द लोअर लेवल तक अपनी अथॉरिटी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग वर्क। इन दिस वे अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो डिसीजन ले सकते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग स्किल इनहेंस हो जाएगा, वो सही डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है,
फिर होता है बेटर कंट्रोल। इससे क्या होगा, आप बेटर कंट्रोल कर पाओगे जो भी परफॉर्मेंस है लोअर लेवल पे, मिडिल लेवल पे, ठीक है, सारी एक्टिविटी को कंप्लीट कंट्रोल हो पाएगा, कंप्लीट वर्क हो पाएगा, कोई भी क्योस नहीं होगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई भी डिले नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन समझ में आया होगा, राइट। तो ये चैप्टर था ऑर्गेनाइजेशन का। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और चैप्टर की सारी प्लेलिस्ट मैंने बना दी अपने चैनल पे। प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, फॉलो एंड सब्सक्राइब।